हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 14वें पार्ट प्राकृतिक संपदा के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सारे चैप्टर अपलोडेड हैं, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सारे पेपर अपलोडेड हैं, ठीक है ना। तो उन पेपर से आपकी काफ़ी हेल्प होगी क्योंकि क्वेश्चन सारे रिपीट ही हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। तो कौन सी नहीं है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, और लेकिन ये अमोनिया गैस नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा अपना डी करेक्ट हो जाएगा। और अगर ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली गैस है, सबसे ज़्यादा होती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बोला है जैव मंडल में जैविक घटक का निर्माण किसके द्वारा नहीं होता है, ठीक है ना। नहीं होता मतलब एक नहीं करने वाले, बाकी सारे जैविक घटक का निर्माण करने वाले हैं। तो उत्पादक जैविक घटक बनाते हैं, उपभोक्ता भी बनाते हैं, अपघटक भी बनाते हैं, लेकिन वायु का इनमें कोई योगदान नहीं होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम, तो उसका नाम होता है राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण क्या कहलाता है? गैसीय आवरण वायुमंडल। गैसों का आवरण है मतलब वायुमंडल, ठीक है ना। अगला देखिए, पृथ्वी पर जो जल भाग जल से ढका रहता है उसे कहेंगे जलमंडल। क्या कहेंगे? जलमंडल, ठीक है ना। अगला देखते हैं, समस्त जीवों से मिलकर बने तंत्र को, जिसमें समस्त जीव आ जाते हैं, क्योंकि जीव बोला है इसलिए इसको कहेंगे हम जैविक मंडल। क्या कहेंगे? जैव मंडल। या तो बोल दीजिए आप जैव मंडल या जैविक मंडल, ठीक है ना। अगला देखिए, अजैविक और जैविक घटकों को खाली जगह क्या कहते हैं? जैविक और अजैविक घटक। जिसमें जैविक घटक कौन से होते हैं? जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु ये सारे आते हैं। अजैविक घटक में जमीन, पहाड़, हवा, नदी, मिट्टी ये चीज़ें आती हैं जो अजैविक होती हैं, ठीक है ना। तो इन सभी के मिलने से क्या बनता है? परिभाषा होगी पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बनेगा? पारिस्थितिकी तंत्र। याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि मापन की इकाई है। तो ध्वनि मापन की इकाई होती है डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल, ठीक है ना। अगला देखिए, CFC का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये हम कर चुके हैं पहले भी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला पूछा है जीवाश्म ईंधन हैं, तो दो जीवाश्म ईंधन दो चार के नाम लिख देने, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देखते हैं, एरोसोल का रासायनिक नाम क्या है? तो एरोसोल को ही हम क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलाप से वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना, मनुष्य ने जितने भी काम किए उससे जो पृथ्वी का तापमान बढ़ा है उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। फिर है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कैसी? ठोस जब CO2 होती है तो उसे हम कहते हैं शुष्क बर्फ, ठीक है ना, ड्राई आइस, ठीक है। अगला है ओजोन का रासायनिक सूत्र, तो ये होता है O3, ठीक है। O2 ऑक्सीजन गैस होती है जिसमें एक और ऑक्सीजन मिलने से क्या बनता है? O3, और यही होती है अपनी ओजोन, ठीक है। काफ़ी विषैली गैस होती है, लेकिन ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। नहीं तो ओजोन बहुत खतरनाक विषैली गैस होती है, ठीक है। अगला देखिए कि वायु प्रदूषण के प्रभावों का वर्णन कीजिए, कि वायु प्रदूषण से क्या क्या होता है उनका वर्णन करना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ थोड़ा वीडियो रोक के इनके प्रभावों के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ ले, नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ। क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड के अभाव। अब होता क्या है कि फेफड़ों के ऊतकों में सूजन आना, ठीक है ना। जितने भी वायुमंडल में मानव क्रियाकलाप होते हैं उनसे वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। तो उसके प्रभाव क्या क्या होंगे? ऑक्सीजन परिवहन क्षमता में कमी होना, फेफड़ों का कैंसर होना, आंखों में जलन, प्रतिरोधक क्षमता में कमी होना, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड बढ़ जाएंगे जिसके कारण समस्याएं, दिक्कतें आएगी। सल्फर डाई, अगर वायुमंडल में अगर गैसों का संतुलन बिगड़ रहा है तो क्या बढ़ेगा? पहला नाइट्रोजन ऑक्साइड बढ़ेंगे, फिर सल्फर डाइऑक्साइड जितने भी होंगे वो बढ़ेंगे, खांसी, कफ, सिर दर्द ऐसा होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बढ़ जाएगी जो कि सांस लेने में तकलीफ, उल्टी आना, पेशी कमजोरी होने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना। तो ये गैसें तीनों बढ़ जाएगी, ठीक है, नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। ये सभी ऑक्साइड है, ध्यान रखना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। जल प्रदूषण के प्रभाव, तो जल प्रदूषण के प्रभाव भी आपको आने चाहिए। इसमें तो आपको निबंध लिखना है कि जल प्रदूषण होता है उसके क्या प्रभाव है, मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप जानते हो बीमारियाँ फैलेगी जो पानी पीने से होते हैं, टाइफाइड, डायरिया, जो गंदा पानी पीने से हो जाती हैं, ठीक है ना। और इनसे यकृत, फेफड़े, वृक्क ये सभी प्रभावित होते हैं।
और प्राणियों में अपने जो जीव जंतु होते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें वो नष्ट हो जाते हैं, उनके लार्वा अंडे पनप नहीं पाते हैं, ऑक्सीजन कमी से मछलियाँ की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, ये प्रभाव पड़ता है। वनस्पति का क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कमी आ जाती है और नीले हरे शैवाल जो होते हैं वो धीरे धीरे मरते जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर जल प्रदूषण के कारण क्या है, अगर जल प्रदूषण होना तो कारण क्या है इसके, पहला तो है जल प्रदूषण घरेलू अपशिष्ट और वाहित मल है, ठीक है ना। दूसरा है औद्योगिक जलीय अपशिष्टों का जल स्रोतों में मिलना है, कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, इकाइयां हैं, उद्योग लगे हुए हैं, उनका गंदा पानी सीधे नदियों में जा रहा है। अपमार्जक एवं साबुन युक्त जल का जलाशयों में मिलना, अब कपड़े धोते हैं तालाब के ऊपर, तो क्या करते हैं कि ये अपमार्जक का इस्तेमाल करते हैं मैल उतारने के लिए, तो जब ये पानी में मिल जाता है तो ये नष्ट नहीं होता, फिर पानी गंदा हो जाता है, ठीक है। कृषि रसायन का उपयोग करते हैं, जैसे कीटनाशी, फंगसनाशी, पीड़कनाशी, खरपतवार, उर्वरक, ये सारे वर्षा जल के साथ मिलकर जल स्रोतों में मिल जाते हैं, जिससे नुकसान होता है। रेडियोधर्मी पदार्थों का जल स्रोत में मिलना, तो ये सभी कारण होते हैं अपने किसके, जल प्रदूषण के, ठीक है ना। अगला पूछा है नाइट्रोजन चक्र को चित्र की सहायता से समझाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये अपने एक पेपर पहले सॉल्व किया, उसमें कंप्लीट किया हुआ है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, फिर उनके बारे में लिखिए, तड़ित द्वारा भी होता है, ठीक है, सहजीवी जीवाणु द्वारा भी होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, और फिर आपको ये एक अच्छा सा डायग्राम बना लेना इस टाइप का, ठीक है ना। अगर आपको ये पूरा समझना है तो एक पेपर और पहले डाला हुआ है, उसमें एकदम बेहतरीन ढंग से समझाया हुआ है, और उसका लिंक आपको आई बटन पे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, अब कृत्रिम विधि द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है, ठीक है, अमोनीकरण है, नाइट्रीकरण है, विनाइट्रीकरण है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, तब तक बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।